हेलो दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज़िला सिरमौर को। और ये 10वां जो डिस्ट्रिक्ट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम 9 डिस्ट्रिक्ट को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और आज से आप देख पा रहे होंगे, यूट्यूब पे भी आपने देखा होगा, चैनल का नाम हमने चेंज कर दिया है। अब आपको ये चैनल हिम क्विक नाम से मिलेगा, जो कि पहले स्ट्रगलर वर्सेस विनर से ये चैनल था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिला सिरमौर की स्थापना जो थी 15 अप्रैल 1948 को जिले के रूप में हुई थी। इसके अलावा जो 1948 में टोटल 4 जिले बने थे, जिनमें एक सिरमौर, इसके अलावा चंबा, महासू तथा मंडी, ये 4 जिले ही थे। सिरमौर की स्थापना जो थी 1139 में जैसलमेर से राजा सालवाहन के पुत्र राजा रसालू द्वारा की गई थी। और उस समय राजा रसालू ने जो था सिरमौर की राजधानी को, सिरमौरी ताल को जो था सिरमौर की राजधानी बनाया था। सिरमौर के प्राचीन निवासी जो थे वे कुलिंद थे। और जो ये कुलिंद राज्य था, जो आपका मौर्य साम्राज्य हुआ करता था, उसके शीर्ष पर स्थित था। मतलब जो मौर्य साम्राज्य था पूरा, उसका आप मैप देखेंगे, जहाँ जहाँ तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था, तो सिरमौर जो था वो उस मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पर स्थित था। तो इसीलिए जो था उस क्षेत्र को शुरू में सिरमौर्य, और बाद में इसका नाम जो बदलकर सिरमौर पड़ा। तो पहले ये सिरमौर्य से जाना जाता था ये क्षेत्र, और बाद में सिरमौर इसको नाम से इसको जाना जाने लगा। और जो रंजौर सिंह थे, तारीख दो रियासत सिरमौर, ये एक बुक है, इसके लेखक, उनके अनुसार जो था सिरमौर का प्राचीन नाम जो था सुलो कीना था। आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा 1934 में गजेटियर गेस्टियर ऑफ सिरमौर के अनुसार जैसलमेर के राजा उग्रसेन हरिद्वार तीर्थ के लिए आए थे। उन्होंने सिरमौर की गद्दी को खाली देखकर अपने पुत्र शुभंश प्रकाश को रियासत की स्थापना करने के लिए भेजा। और शुभंश प्रकाश ने 1195 ईस्वी में सिरमौर की स्थापना की तथा राजबन, जो कि आपका दून घाटी पोंटा में स्थित है, को इसकी राजधानी बनाया था। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। तो 1195 की यहाँ बात की गई है। इसमें बताया गया है शुभंश प्रकाश ने जो था सिरमौर की स्थापना की थी और राजबन को इसकी राजधानी बनाया था। इससे पहले हमने देखा कि 1139 में जो एक अन्य लेखक थे, उन्होंने बताया था कि ये मौर्य साम्राज्य के शीर्ष पे स्थित था। तो इस हिसाब से इसका नाम सिरमौर पड़ा। तो यहाँ पे आप इसके बाद हमने देखा कि जो रंजौर सिंह थे, उनके अनुसार जो था सिरमौर का प्राचीन नाम सुलोकीना था। तो आप ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। वैसे देखा जाए तो राजा रसालू और शुभंश प्रकाश से ज़्यादातर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1199 ईस्वी में शुभंश प्रकाश की मृत्यु हो गई। इसके बाद जो राजाओं की हम देख रहे हैं लिस्ट जिस हिसाब से है, वैसे हम सभी राजाओं को डिस्कस नहीं करते हैं। जो भी मेन या जिनके कार्यकाल में कुछ ऐसा काम हुआ हो शासन में, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं को हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद मल्ले या माहे प्रकाश जो थे, वो 1199 से 1217 ईस्वी तक राजा रहे। तो आपने देखा कि 1199 में शुभंश प्रकाश की मृत्यु के बाद मल्ले प्रकाश या माहे प्रकाश, जिनका नाम था, 1217 ईस्वी तक वे राजा रहे। और इन्होंने राज्य की जो थी भीतरी स्थिति को सुधारा। इसके साथ साथ इन्होंने गढ़वाल आप जानते होंगे, जो वर्तमान में उत्तराखंड में ये क्षेत्र आता है, गढ़वाल पर आक्रमण किया। वह भागीरथी नदी तक बढ़ते चले गए। वह भागीरथी के पास स्थित मालदा किले पर अधिकार कर उसका नाम बदलकर माहे देवल रख दिया। तो ये मल्ले प्रकाश जी के बारे में यहाँ बताया गया है, जो राजा थे। इनके समय सिरमौर की सीमाएं जो थी गढ़वाल, भागीरथी, श्रीनगर व नारायणगढ़ तक फैल गई थीं। इसके बाद राजा हुए उदित प्रकाश। 1217 से 1227 ईस्वी तक ये राजा रहे। इन्होंने 1219 ईस्वी में सिरमौर की राजधानी राजबन से कालसी, या कहीं पर आपको कलसी भी लिखा होता है, मैक्सिमम जगह कालसी ही देखने को मिलेगा, वहाँ पर बदली।
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी ये राजधानी बदली गई और किस वर्ष बदली गई और किस राजा ने ये बदली थी, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो मैंने आप देख रहे होंगे वीडियो में, वो मैंने रेड इसमें ये लिखा है, जो भी राजधानियाँ जिसने भी बदली या जब जब भी बदली जिस राजा ने। तो 1219 में सिरमौर की राजधानी राजबन से कलसी जो थी या कालसी जो थी उदित प्रकाश द्वारा बदली गई थी, क्योंकि जो था राजबन में मुसलमान आक्रमणियों का खतरा बना रहता था, जिसके चलते ये राजधानी बदली गई। इसके बाद कौल प्रकाश जो थे 1227 से 1239 ईस्वी तक सिरमौर के राजा रहे। इन्होंने जुब्बल, बलसन व थरोच ठकुराइयों को अपने अधीन कर लिया। और जुब्बल जो आपको पता है वर्तमान में शिमला में आता है, कर लिया। कौल प्रकाश ने 1235 ईस्वी में रजिया सुल्तान के विरोधी जो थे निज़ाम उल मुल्क को शरण दी थी। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जा सकता है कि रजिया सुल्तान के विरोधी निज़ाम उल मुल्क को जो था किस सिरमौरी राजा द्वारा जो था शरण दी गई थी। तो कौल प्रकाश जो कि 1227 से 1239 तक सिरमौर के राजा थे। इसके बाद राजा हुए सुमेर प्रकाश जो कि 1239 से 1248 ईस्वी तक राजा रहे। इन्होंने ऊपरी गिरी नदी घाटी में स्थित क्योंथल की जागीर रतेश को जीता व रतेश किले पर भी अधिकार किया। तो आपने देखा होगा कि ये हमने क्योंथल और रतेश जो थी ये शिमला जिला हमने जब डिस्कस किया था उसमें पढ़ी थी, और आपने देखा होगा उसमें कि पहाड़ी रियासतों में सबसे छोटी रियासत जो थी वो रतेश ही थी। इसका क्षेत्रफल 2 स्क्वायर किलोमीटर ही था, मतलब इतनी छोटी रियासत थी ये। तो सुमेर प्रकाश ने ये जो था सिरमौर में इनको मिला लिया था, मतलब इन पे अधिकार किया था इन क्षेत्रों पे। सुमेर प्रकाश ने सिरमौर की राजधानी जो थी कालसी से बदलकर रतेश लाई थी। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इससे ऊपर भी राजबन से कालसी किसने लाई थी वो भी याद रखेंगे। और शुरू में कहाँ थी हमने वीडियो में ऊपर डिस्कस किया है। पहले ये देखिए सिरमौरी ताल जो थी इसकी राजधानी बनी थी। उसके बाद सुभंश प्रकाश ने राजबन में इसकी राजधानी बनाई और उदित प्रकाश ने राजबन से कलसी बदली। इसके अलावा जो सुमेर प्रकाश थे उन्होंने कलसी से इसको रतेश बदला राजधानी को। सूरज प्रकाश आगे देख लेते हैं। 1248 से 1259 ईस्वी तक जो थे राजा रहे थे। इनके द्वारा कुमारसेन, घुंड, सारी, ठियोग, रावी, कोटगढ़ को अपने अधीन किया गया, वो यहाँ से कर वसूला गया। सूरज प्रकाश ने पुनः सिरमौर की राजधानी जो थी रतेश से कालसी बदली थी। आप देखेंगे जब भी हम आगे भी देखते रहेंगे कि सिरमौर की राजधानियाँ सबसे ज़्यादा बदली गई हैं। जहाँ तक मेरे को याद है अभी हमने 9 डिस्ट्रिक्ट इसमें इससे पहले डिस्कस की हैं, तो सबसे ज़्यादा जो थी सिरमौर की राजधानियाँ ही बदली गई थी। चलिए आगे देखते हैं। सूरज प्रकाश ने पुनः सिरमौर की राजधानी जो थी रतेश से कलसी बदली, ये कालसी, जिसके चलते रियासत में विद्रोह हुआ था और राजा की बहन ने विद्रोह का मुकाबला किया, वह अंत में प्राण त्याग दिए। तो ये हम सूरज प्रकाश की बात कर रहे हैं। आगे इसके बाद राजा रहे भक्त प्रकाश। भक्त प्रकाश ने 1374 से 1386 ईस्वी तक राज किया। इनके समय में 1379 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपनी जागीर बनाया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पहले पूछा भी जा चुका है कि फिरोज शाह तुगलक ने सिरमौर रियासत को अपनी जागीर कब बनाया था। तो ये 1379 आप याद रखेंगे। और भक्त प्रकाश जब यहाँ के राजा थे उनके समय ये फिरोज शाह तुगलक ने इसको जागीर बनाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राजा हुए वीर प्रकाश। वीर प्रकाश 1388 से 98 तक सिरमौर के राजा रहे। इन्होंने जो था हाटकोटी को, तो आप देख सकते हैं कालसी से राजधानी फिर से वीर प्रकाश द्वारा हाटकोटी बदली गई। तो इन्होंने हाटकोटी को राजधानी बनाया तथा पब्बर के किनारे दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। रावीगढ़ किले का निर्माण भी वीर प्रकाश द्वारा ही करवाया गया था। या ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले कि रावीगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आप याद रखेंगे वीर प्रकाश द्वारा ये करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं सिरमौर की राजधानी का स्थानांतरण कब कब हुआ था और कहाँ कहाँ से हुआ था, ऊपर भी हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो स्थानांतरण हुए हैं उन पे एक नज़र डाल देते हैं।
नेकट प्रकाश राजा रहे थे 1398 से 1414 ईस्वी तक। इन्होंने राजधानी हाटकोटी से नेरी गांव, जो कि गिरी नदी के किनारे में स्थित है ये नेरी गांव, यहाँ पर लाई थी। इसके बाद गर्भ प्रकाश हुए थे 1414 से 1432 ईस्वी तक। इन्होंने नेरी गांव से राजधानी जो थी जोगड़ी, या जिसको हम जागरी किला कहते हैं, वहाँ पर लाई थी और 18 वर्षों तक इन्होंने जागरी किले से ही शासन किया था। इसके बाद ब्रह्म प्रकाश, ये ब्रह्म प्रकाश है इनका नाम, 1432 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक ये राजा रहे थे और इन्होंने कोट को छोड़कर पछाद के देवठल को सिरमौर की राजधानी बनाया था। तो इसके बीच में आप देखें कि अब ये राजधानी देवठल बन गई थी, या हम इसको जैसे फ्लो में पढ़ते हैं तो देवठल भी बोलते हैं हम इसको। धर्म प्रकाश द्वारा 1538 से 1570 ईस्वी में तक ये राजा रहे थे। इन्होंने देवठल से पुनः कालसी जो थी राजधानी स्थानांतरित की थी। तो आप देख सकते हैं कि कालसी में सबसे ज़्यादा बार जो था राजधानी वापस आई, मतलब बदल दी जाती थी और वापस ये कालसी आ जाती थी सिरमौर की राजधानी। तो अगर आप बुक्स से भी पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे थोड़ा बहुत आपको अंतर मिलेगा। ये जो सन है या जो राजाओं की एक सूची है कि कब किस राजा ने कहाँ पर वो शासन किया था, किस समय, तो कुछ बुक्स पे आपको ज़्यादा राजा जो थे वो ज़्यादा मिलेंगे, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने में मिलेगा अलग अलग राइटर्स ने जो भी बुक लिखी हैं। तो मैं 2 बुक्स फॉलो कर रहा हूँ ये जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ। तो चलिए आगे देखते हैं। दीप प्रकाश जो थे वो 1570 से 1585 ईस्वी तक ये राजा रहे थे। तो दीप प्रकाश ने जो था त्रिलोकपुर में 1573 ईस्वी में बाला सुंदरी मंदिर का जो था निर्माण करवाया था। इसके बाद राजा रहे करम प्रकाश 1616 से 1630 ईस्वी तक। इनके द्वारा सिरमौर की राजधानी जो थी 1621 ईस्वी में कालसी से नाहन स्थानांतरित की गई थी तथा नाहन शहर व नाहन किले की नींव भी जो थी करम प्रकाश ने रखी थी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखेंगे। नाहन से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाहन राजधानी किसके द्वारा लाई गई थी, तो 1621 में लाई थी ये करम प्रकाश ने कालसी से नाहन, और इन्हीं के द्वारा नाहन शहर व नाहन किले की नींव भी रखी गई थी। और ये राजधानी जो थी बाबा बनवारी दास जी के परामर्श से ये लाए थे नाहन में। इसके बाद मंधाता प्रकाश जो थे 1630 से 1654 ईस्वी तक ये राजा रहे थे और ये जो थे मंधाता प्रकाश शाहजहां के समकालीन थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शाहजहां के समकालीन सिरमौर के कौन से राजा थे, तो आपको याद रखना है मंधाता प्रकाश। इसके अलावा 1634 ईस्वी में जब कांगड़ा का फौजदार नजाबत खां गढ़वाल पर चढ़ाई करने जा रहा था, कांगड़ा का फौजदार 1634 में था नजाबत खां, तो तब मंधाता प्रकाश ने शाही फरमान के चलते नजाबत खां की मदद की और गढ़वाल के राजा महीपति शाह के विरुद्ध जो था शाहजहां का साथ दिया था। तो ये कुछ मंधाता प्रकाश जो राजा थे उनके बारे में था, आप याद रखेंगे। बुद्ध प्रकाश जो थे इनको महीचंद से भी जाना जाता है। 1664 से 1684 ईस्वी तक ये राजा रहे थे। ये जो था मंधाता प्रकाश के पौत्र थे। औरंगजेब ने 1676 ईस्वी में फरमान द्वारा महीचंद को बुद्ध प्रकाश की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि औरंगजेब के समकालीन कौन थे, तो इसमें बुद्ध प्रकाश या महीचंद का नाम आएगा। और दूसरी चीज़ जो आप याद रखेंगे कि औरंगजेब ने जो था 1676 ईस्वी में फरमान द्वारा महीचंद को जो था बुद्ध प्रकाश की उपाधि से सम्मानित किया था। बुद्ध या बुद्धि प्रकाश ने राजधानी जो थी कालसी से जो थी राजपुरा लाई थी। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइए कि कालसी से नाहन करम प्रकाश ने बदली थी और यहाँ कालसी फिर से कैसे आ गई। जो बीच में राजा रहे थे तो संभवतः उन्होंने फिर से राजधानी कालसी बदली होगी, क्योंकि हम सब राजाओं को यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। इसके बाद राजा रहे मस्त प्रकाश, या जिनको हम मेदिनी प्रकाश के नाम से भी जानते हैं। 1684 से 1704 ईस्वी तक मेदिनी प्रकाश के शासन के समय ही गुरु गोविंद सिंह जी जो थे पौंटा व नाहन आए थे। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में आप जानते हैं 1666 में इनका जन्म हुआ था और 1708 में इन्होंने प्राण त्यागे थे।
गुरु गोविंद सिंह 1684 से 1688 ईस्वी तक पांवटा साहिब में रहे। वो भंगाणी साहब का इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो मेदिनी प्रकाश ने 1681 में नाहन में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में 9वें गुरु जो तेग बहादुर जी थे इनका वध करवाया था औरंगजेब ने। तो आपको पता है कि अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु, और इनसे पहले तेग बहादुर जी थे, वो एक सिख गुरु थे ये। तो इनका वध करवाया था औरंगजेब द्वारा। जब कहलूर के राजा भीमचंद से गुरु गोविंद सिंह की अनबन हुई, तो ये हमने डिस्कस किया था जब हमने बिलासपुर ज़िले को डिस्कस किया था। और इनकी जो अनबन थी गुरु गोविंद सिंह जी की, ये मंडी के राजा से भी हुई थी। तो जब कहलूर के राजा भीमचंद से गुरु गोविंद सिंह की अनबन हुई तो गुरु बिलासपुर छोड़कर सिरमौर के टोंका नामक गांव में रहने आए थे। मेदिनी प्रकाश को जब गुरु गोविंद सिंह के सिरमौर आने का पता चला तो उन्होंने गुरु को नाहन आने का जो था निमंत्रण भेजा। भंगाणी के युद्ध में भीमसेन की हार हुई, वो गुरु गोविंद सिंह जी इसमें जीत गए थे। तो भंगाणी का युद्ध हुआ था भीमसेन और गुरु गोविंद सिंह के बीच, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जीते थे। इसी के साथ ही औरंगजेब को पता चला कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिरमौर में हैं, जब ये युद्ध में जीते, वो मेदिनी प्रकाश उनकी सहायता कर रहा है। तो गुरु जो थे गोविंद सिंह जी, उन्होंने सिरमौर को छोड़ दिया क्योंकि उनको पता चला कि औरंगजेब को ये बात पता चल चुकी है कि मेदिनी प्रकाश उनकी सहायता कर रहा है और वे सिरमौर में है। तो इसलिए उन्होंने सिरमौर छोड़ दिया और आनंदपुर साहिब वो चले गए। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। वो 1708 में नांदेड़ नामक जगह पर, ये 2 बार हो गया यहाँ पे नामक, नांदेड़ नामक जगह पर एक पठान द्वारा गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी गई थी। तो आगे देखते हैं। जगत प्रकाश इसके बाद राजा रहे 1773 से 1792 ईस्वी तक। तो जगत प्रकाश ने गुलाम कादिर रोहिल्ला को युद्ध में हराया और इसके बाद 1785 ईस्वी में कटासन देवी मंदिर का निर्माण जगत प्रकाश ने करवाया था। ये आप याद रखेंगे, इससे क्वेश्चन आ सकता है कि कटासन देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो जगत प्रकाश ने 1785 में करवाया था। फतेह प्रकाश 1815 से लेकर 1850 ईस्वी तक राजा रहे। ब्रिटिश सेना ने 21 मई 1855 को गोरखों को जातक दुर्ग से खदेड़ दिया। तो ये भी गोरखों से अंग्रेजों की जो लड़ाई हुई थी, ये भी बहुत फेमस थी। हमने पहले और जिलों में भी इसको डिस्कस किया था। करम प्रकाश के पुत्र फतेह प्रकाश को अंग्रेजों ने दिसंबर 1815 में राजा बनाया। तो सिरमौर राज्य के मोरनी, जगतगढ़ के किले और क्यारदा दून तथा जौनसार के क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने पास रख लिए। और 1833 में फतेह प्रकाश ने 50,000 नजराना देकर अंग्रेजों से क्यारदा दून का जो क्षेत्र था वो वापस लिया था। आगे देखते हैं। फतेहचंद की दोनों बहनों का विवाह जो था बिलासपुर के राजा खड़गचंद से हुआ था। खड़गचंद के बारे में हमने पढ़ा था कि स्वर्णिम काल जो था कहलूर का वो जाना जाता था हीराचंद का, और जो सबसे बुरा काल था वो खड़गचंद का ही था बिलासपुर में जब वो शासन करता था। फतेह प्रकाश ने नाहन में शीश महल तथा मोती महल का निर्माण करवाया था। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ से याद रखने के लिए है कि 50,000 जाना देके इन्होंने क्यारदा दून का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों से वापस लिया था। शीश महल और मोती महल का निर्माण भी फतेह प्रकाश द्वारा करवाया गया था। शमशेर प्रकाश इसके बाद राजा रहे थे 1856 से 1898 ईस्वी तक। तो 1857 के विद्रोह में जो शमशेर प्रकाश थे इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। 1875 ईस्वी में लगभग सभी ने दिया था अंग्रेजों का साथ, एक बुशहर के राजा को छोड़ के। 1875 ईस्वी में नाहन फाउंड्री और 1867 में रानी ताल बाग, जबकि 1868 में म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना जो थी ये शमशेर प्रकाश के समय ही हुई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत से चांसेस हैं, मतलब 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। 1808 में लॉर्ड रिपन व 1885 में लॉर्ड डफरिन जो थे वो नाहन आए थे, यानी सिरमौर आए थे, सिरमौर में नाहन। 1880 में शमशेर प्रकाश ने शमशेर विला का निर्माण करवाया था। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन ने नाहन प्रवास की याद में लिटन मेमोरियल या दिल्ली गेट जो था ये बनवाया था। और शमशेर प्रकाश 42 वर्षों तक सबसे लंबी अवधि के लिए सिरमौर के राजा रहे थे।
तो बहुत कुछ है शमशेर प्रकाश के कार्यकाल से याद रखने के लिए। सबसे पहली बात कि 42 वर्षों तक जो था सबसे लंबे समय तक सिरमौर पे इन्होंने ही शासन किया था। और नाहन फाउंड्री और 1867 में रानी ताल बाग जो था शमशेर प्रकाश के समय बना था। 1868 में म्यूनसिपल कमेटी की स्थापना जो थी 1868 में, वो भी इन्हीं के समय थी। और लिपन और डफरिन जो थे वो भी इन्हीं के समय नाहन आए थे। आगे देख लेते हैं अमर प्रकाश इसके बाद राजा रहे 1911 से 1933 ईस्वी तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में योगदान के लिए अंग्रेजों ने महाराजा व KCSI की उपाधि जो थी अमर प्रकाश को दी थी। तो एक महाराजा की उपाधि और KCIS की उपाधि, बहुत सी उपाधियां दी थी। जैसे जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में, क्योंकि जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने भाग लिया था अंग्रेजों की तरफ से ही, अपनी पुत्री के नाम पर इन्होंने महिमा पुस्तकालय की जो थी स्थापना की थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। अपनी पुत्री के नाम पे की थी इन्होंने। और महिमा पुस्तकालय जो है ये आपका सबसे पुराना पुस्तकालय है प्रदेश का। और मैं एक और चीज़ जोड़ दूँ इसमें, जो महिमा पुस्तकालय है ये 1926 में ये खोला गया था। और इसके अलावा जो ये आप जानते होंगे कि महिमा पुस्तकालय है, ये जो सिरमौर है इसके नाहन में ये स्थित है। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1933 में अमर प्रकाश की मृत्यु हो गई थी। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सिरमौर के किस राजा की मृत्यु जो थी वो वियना में हुई थी। तो अमर प्रकाश की 1933 में। राजेंद्र प्रकाश जो थे 1933 से 48 तक ये राजा रहे थे और ये अंतिम राजा थे सिरमौर के। 1937 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना, 1942 का समझौता आंदोलन इन्हीं के समय की घटनाएं हैं। वे सिरमौर के अंतिम राजा थे। 13 मार्च 1948 को महाराजा राजेंद्र प्रकाश ने विलय पर हस्ताक्षर किए। वो 15 अप्रैल 1948 को सिरमौर हिमाचल प्रदेश का जिला बन गया। आगे हम इसके थोड़ी सी जियोग्राफी की बात करेंगे। सिरमौर जिला जो है गिरी आर और गिरी पार दो भागों में बंटा है। ये जो गिरी पार है, गिरी पार को जो है ट्रांसगिरी, वो गिरी आर को हम सिसगिरी के नाम से जानते हैं। चूड़धार जो कि गिरी पार यानी ट्रांसगिरी में क्षेत्र में आता है, जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 3647 मीटर है। तो ट्रांसगिरी में आता है, गिरी पार में आपका चूड़धार, ये सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा गिरी पार में हरिपुर धार, नौहारा धार, शिलाई धार, टपरोली, जडोल धार आदि चोटियां जो हैं आती हैं। जबकि जबकि गिरी आर की हम बात करें तो इस क्षेत्र में सैनधार, क्यारदा दून घाटी तथा धारटी धार चोटियां स्थित हैं। क्यारदा दून घाटी जो है सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी है और ये गिरी आर में आती है, इसको आप याद रखेंगे। और गिरी आर को हम सिसगिरी नाम से भी, तो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे, सिसगिरी नाम से भी इसको जानते हैं। तो चलिए आगे नदियों की बात कर लेते हैं। यमुना नदी पौंटा घाटी को देहरादून से अलग करती है, मतलब सीमा बनाती है यमुना नदी पौंटा और देहरादून की। यमुना नदी जो है हिमाचल प्रदेश में खोदरी माजरी नामक स्थान पर प्रवेश करती है व ताजेवाला नामक स्थान से ये निकल जाती है। पौंटा घाटी को हम क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जानते हैं। गिरी व बाट्टा जो है नदियां, ये पौंटा घाटी की प्रमुख नदियां हैं। तो गिरी बाट्टा आपकी पौंटा घाटी में आती है और इसको हम क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जानते हैं। गिरी नदी का उद्गम जो है शिमला जिला में कुपर चोटी से होता है, ये पहले में हमने डिस्कस किया था। यह पौंटा के मोकामपुर के पास यमुना में मिलती है। जलाल तथा असनी नदियां जो हैं ये गिरी नदी की सहायक नदियां हैं। तो गिरी की सहायक में आप जलाल और असनी देख रहे हैं। जलाल का उद्गम जो है बणी गांव जो कि पछाद तहसील में है। और पछाद तहसील से आपको याद आती होगी कि जो पहले मुख्यमंत्री थे हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर YS परमार, वो पछाद से ही तहसील से संबंधित थे और पछाद तहसील में नामक जगह से होता है। और ये ददाहू के पास गिरी में मिलती है। तो जलाल जो है ददाहू के पास है, गिरी में मिलती है। असनी की बात करें तो असनी का उद्गम जो है उत्तराखंड में होता है। टॉन्स नदी जो है रूपिन व सुपिन नदियों के संगम से निकलती है। तो टॉन्स बाद में बनती हैं, इससे पहले ये रूपन और सुपिन नदियां हैं, जब ये मिलती हैं तो आगे टॉन्स कहलाती है।
टॉन्स जो है खुदरी माजरा के पास यमुना में ये मिलती है आके। पब्बर नदी जो है टॉन्स की सहायक है, तो टॉन्स की भी सहायक है पब्बर। और पब्बर का उद्गम हमने पहले भी पढ़ा था चांसल चोटी या चांसल चोटी में कहाँ से होता है, ये चंद्रनाहन झील से। तो ये हमने शिमला में डिस्कस किया था, ये क्षेत्र शिमला में आता है। इसे चरमराई ताल के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे आगे देखते हैं, पटसरी नदी व आंध्रा नदी जो है पब्बर की सहायक हैं। तो पब्बर जो है टॉन्स की सहायक है और पटसरी व आंध्रा ये हैं पब्बर की सहायक नदियाँ। पटसरी नदी जो है खड़ा पत्थर शिमला से निकलकर पटसरी में पब्बर नदी में मिलती है, जबकि आंध्रा जो है चिड़गांव में पब्बर में मिलती है। बाटा नदी जो धारथी धार है कि सियोरी झरने से ये निकलती है। मारकंडा नदी जो है बड़ा वन कटासन दर्रे से ये इसका उद्गम होता है मारकंडा नदी का, जबकि जो घग्गर नदी है आपकी वो सिरमौर के लवासा से ये निकलती है। तो यहाँ तक हमने नदियों के बारे में डिस्कस किया। आगे झीलों की बात कर लेते हैं। रेणुका झील जो है प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, आप सभी जानते होंगे। और कृत्रिम झील सबसे बड़ी गोविंद सागर झील आती है आपकी, जो कि बिलासपुर में स्थित है। और ये जो रेणुका झील है ये 2.5 किलोमीटर में ये फैली हुई है। इसकी आकृति एक सोई हुई महिला के समान है। अगर इस झील को आप देखेंगे तो इसकी आकृति आपको एक सोई हुई महिला के समान लगेगी। रेणुका जी व जगदम्बिनी ऋषि या जामलू देवता के पुत्र परशुराम जी का संबंध इस झील से है। तो रेणुका झील से रेणुका जी का भी संबंध है। इनके जो पति थे जगदम्बिनी ऋषि या जिनको हम जामलू देवता के नाम से भी जानते हैं, और इन दोनों के पुत्र थे भगवान परशुराम जी। तो ये तीनों संबंधित हैं रेणुका झील से। सुकेती झील जिला में स्थित एक अन्य प्रमुख झील है। तो इसके अलावा सुकेती भी झील है और सुकेती फॉसिल पार्क भी है जो स्थित है सिरमौर में। तो आइए आगे मेले व त्योहारों की बात करते हैं। तो मेलों में रेणुका जी मेला यह नवंबर माह में लगता है और ये एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है सिरमौर में। त्रिलोकपुर मेला माता बाला सुंदरी को समर्पित है और यह नवरात्रों में त्रिलोकपुर में लगता है। ब्यास मेला पौंटा तहसील में ब्यास ऋषि के सम्मान में चैत्र माह में ये लगता है। इसमें छिंज का आयोजन किया जाता है। छिंज मतलब जिसमें पहलवान जो हैं वो लड़ते हैं। गांधी मेला हर वर्ष जो है 30 जनवरी को अम्बोआ में लगता है, ये इसको आप याद रखेंगे। नाग नाओना मेला ये प्रतिवर्ष जो है दशहरा, आजकल दशहरा ही चला हुआ है कुल्लू में, के समय पुरुवाला या सालवाला में ये लगता है। सावन द्वादशी मेला जो है सुरहा जगन्नाथ मंदिर में सितंबर माह में ये लगता है। और पौंटा साहिब में होली पर सिखों का त्यौहार होला मोहल्ला जो है ये मनाया जाता है। त्यौहार की बात कर लेते हैं। वैसे हमें सिखों का त्यौहार होला मोहल्ला जो था त्यौहार में डालना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। बैसाख हरियाली उत्सव सलोना या रक्षाबंधन लोहड़ी दिवाली ये तो कॉमन है, लोहड़ी दिवाली रक्षाबंधन ये जो है त्यौहार मनाए जाते हैं जिला सिरमौर में। इसके अलावा यमुना शरद महोत्सव जो है शरद ऋतु में लगता है। ये उत्सव है त्यौहार है जिला सिरमौर का। माघी त्यौहार है इसके अलावा, तथा बिशु त्यौहार जो है ये मार्च और अप्रैल में ये मनाया जाता है। मंदिरों की बात कर लेते हैं। गायत्री मंदिर रेणुका में स्थित है ये, और स्वामी परायानंद जी ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखेंगे आप। जगन्नाथ मंदिर 1681 ईस्वी में बुद्ध प्रकाश, हमने ऊपर भी पढ़ा, इसका निर्माण करवाया गया। त्रिलोकपुर मंदिर 1573 में दीप प्रकाश द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसे 84 घंटियों वाला बाला सुंदरी का मंदिर मतलब इसको कहा जाता है। त्रिलोकपुर में हमने ऊपर पढ़ा बाला सुंदरी ये मंदिर है। तो आगे श्रीगुल मंदिर जो है शिरगुल ये आपका चूड़धार पर स्थित है। देईसाही मंदिर 1889 में राजा शमशेर प्रकाश की बहन देई साहिबा, जिनका नाम था शमशेर प्रकाश की बहन का, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। कटासन देवी मंदिर का निर्माण राजा जगत प्रकाश द्वारा करवाया गया था। लक्ष्मी नारायण मंदिर नाहन में जो स्थित है 1708 में राजा भूप प्रकाश ने इसका निर्माण करवाया था। शिव मंदिर रानी ताल में 1889 में राजा शमशेर प्रकाश द्वारा अपनी रानी जो थी कुटलानी उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया गया था। राम कुंडी मंदिर नाहन का इसका निर्माण 1767 में राजा कीर्ति प्रकाश द्वारा ये करवाया गया था। पौंटा साहिब का गुरुद्वारा मतलब पौंटा साहिब में आपका गुरुद्वारा स्थित है
और विश्वकर्मा मंदिर जो है ये भी पाउंटा साहिब में स्थित है। तो पाउंटा में गुरुद्वारा और विश्वकर्मा मंदिर ये स्थित हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जिला में 3 वन्यजीव अभयारण्य हैं, रेणुका जी, चूड़धार व सिंबलबाड़ा। रेणुका जी चिड़ियाघर भी है, प्रदेश का सबसे पुराना ये चिड़ियाघर है जो कि 1957 में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। यह जो है शेरों की सफारी के रूप में ये जाना जाता है, वो एक शेर संरक्षण उद्यान भी है ये। तो ये चिड़ियाघर जो है। इसके अलावा आगे देखते हैं, सिरमौर जिले में मुख्यतः सिरमौरी बोली बोली जाती है, तो यहाँ बोली की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा धारथी, माफ कीजिए, धारथी या धारठी भी बोल सकते हैं, जो कि धारथी भी एक हमने ऊपर पढ़ा, वो बिश्वाई जो है एक अन्य स्थानीय बोलियां हैं। तो सिरमौरी, धारथी और बिश्वाई जो है सिरमौर में ये बोली जाती हैं। लोकगीत की बात करें, लाहमण, झूरी, नाटी व हार तथा हार या हर भी पढ़ते हैं हम, जिला सिरमौर व शिमला के लोकगीत हैं। जब भी आपने शिमला में भी पढ़ा होगा, शिमला और सिरमौर के लोकगीत, और इसके अलावा जो हमने इनके ये लोक नृत्य पढ़े थे, ये कॉमन है। जबकि बिरसू, गीह, नाटी, रासा, क्रासा, झूरी, डांगरा, बुढ़ाहा, ठोडो व द्रौड़ी जो है सिरमौर के लोक नृत्य हैं। तो आपने ठोडो पढ़ा होगा, क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि ठोडो कहाँ का ये लोक नृत्य है, तो उसमें ऑप्शन शिमला और सिरमौर जो था दोनों में आता है ठोडो। द्रौड़ी एक देव नृत्य है, तो यहाँ पे जो दर्शाया गया है द्रौड़ी एक देव नृत्य है। जबकि ये जो आपका बुढ़ा है, बुढ़ा नृत्य की विषय वस्तु है, मतलब ये किस पे परफॉर्म किया जाता है, तो एक युद्ध की शौर्य गाथा के रूप में ये एक बुढ़ा परफॉर्म किया जाता है। अंगद जो थे सिरमौर के एक प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। छड़ियों का मेला आपको पता है नाहन सिरमौर में लगता है, ऊपर हम पढ़ना लिखना भूल गया था मैं। पीच वैली, पाउंटा वैली, क्यारदादून वैली ये सिरमौर में स्थित हैं। 1886 में सिरमौर शिमला सुप्रीटेंडेंट के अधिकार से हटकर दिल्ली सुप्रीटेंडेंट के अधिकार में आ गया था। तो ये याद रखेंगे, 1886 में हुआ था ये। शिमला सुप्रीटेंडेंट के अधिकार से हटाकर इसको दिल्ली सुप्रीटेंडेंट के अधिकार में दे दिया गया था सिरमौर को। सिरमौरी बोली सिरमौर जिला से संबंधित है। इसके अलावा उपबोलियों में, ये डबल हो गया है, इस उपबोलियों में धारटी, गिरीपारी, बिश्वाई या बेशाऊ, पार्थी, खोल्टू आदि हैं। जो मैंने ये ऊपर यहाँ पे लिखा था, इसमें ये और बोलियां जोड़ना भूल गया था। एक्चुअली अलग अलग दिन ये टाइप किया जाता है, तो कई बार ध्यान नहीं रहता कि किसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको भी मैं रहने देता हूँ, आप बोली को यहाँ से पढ़ सकते हैं। सिरमौर में सिरमौरी बोली बोली जाती है। इसके अलावा उपबोलियों में धारथी या धारटी भी लिखा हमने ऊपर, गिरीपारा, बिश्वाई, बिशाऊ, पार्थी, खोल्टू आदि आते हैं। भारत में आगे देखते हैं, भारत में कुल 42 रैमसर वेटलैंड साइट है। इनको हमने एक अलग ही वीडियो बनाया, इस पर डिटेल में डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं जो सिरमौर से रिलेटेड है उनको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। तो 42 रामसर वेटलैंड साइट हैं, जिनमें 3 जो हैं हिमाचल में स्थित हैं। तो पौंग डैम लेक आपको पता है कांगड़ा में है। ये 19 अगस्त 2002 को इसको रामसर वेटलैंड साइट सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा चंद्रताल झील जो है आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। 8 नवंबर 2005 को इसको रामसर वेटलैंड साइट में सूची में शामिल किया था। रेणुका लेक जो कि सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, अभी हमने पढ़ा सिरमौर की, ये भी जो है रामसर वेटलैंड साइट सूची में शामिल है 8 नवंबर 2005 से। भारत में कुल 104 नेशनल पार्क हैं, जिनमें से 5 जो हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इनमें ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि सबसे बड़ा भी है प्रदेश का, कुल्लू जिले में स्थित है। इसके अलावा पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में है। खीर गंगा नेशनल पार्क कुल्लू में है। इंदर किला नेशनल पार्क भी आपका कुल्लू में है। और इस जिले जिसको हम सिरमौर जिसको डिस्कस कर रहे हैं उसमें आता है आपका सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क। वन्य जीव अभियान में भी हमने इसका नाम पढ़ा था, लेकिन अब जो ये जो है नेशनल पार्क बन चुका है सिंबलबाड़ा, ये जो है सिरमौर जिले से संबंधित है। एक आगे देखते हैं रेणुका जी बांध परियोजना, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इससे बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। रेणुका जी बांध परियोजना जो है 6 राज्य जिसमें हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व राजस्थान, ये 6 राज्य इसमें शामिल हैं। परियोजना जो है सिरमौर में यमुना व इसकी 2 सहायक गिरी व टॉन्स पर निर्मित की जा रही है।
तो रेणुकाजी बांध परियोजना के अंतर्गत 148 मीटर ऊंचा बांध बनेगा, जो कि बेसिन राज्यों में आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मतलब जो नीचे के राज्य हैं सारे इसके नीचे आते हैं, बेसिन राज्यों को जो है 23 क्यूसेक जल की आपूर्ति की जाएगी। 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा इस पे। तो तरफ देख लीजिए कि बांध बना है, इससे पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी। बिजली 40 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और इसको जो है एचपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है इसको चलाएगी, इस प्रोजेक्ट को 40 मेगावाट का जो है। इस संग्रह परियोजना में एक्चुअली एक संग्रह परियोजना है, इसमें 2-3 काम है। 2 अन्य परियोजनाएं हैं। लखवार यमुना नदी पर है, किसाऊ टॉन्स नदी पर है। देखो आपकी जो लखवार है यमुना पर चली, मतलब हम इसको ऐसे देखेंगे, और किसाऊ जो है टॉन्स पर चली, और गिरी नदी पर चली आपकी रेणुकाजी परियोजना। तो रेणुकाजी बांध परियोजना में ये मतलब एक कंबाइंड है ये तीनों परियोजनाओं का। 2008 में तीनों परियोजनाओं लखवार, किसाऊ व रेणुकाजी बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजनाओं का दर्जा मिल चुका है। इसमें जो है 90-10 की रेशियो में खर्चा किया जाएगा, यानी 90% जो खर्चा है वो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार करेगी, और जो 10% खर्चा है, ये जो हमने ऊपर 6 राज्य बताए, ये इसको डिवाइड करेंगे। मतलब देखा जाए तो 6 राज्यों के लिए 10% खर्चा करना मतलब एक छोटी सी बात है ये। सुकेती जीवाश्म पार्क जिला सिरमौर में स्थित है। यहाँ पर 1972 में प्रागैतिहासिक काल के जानवरों के जीवाश्म मिले हैं। ये एक्चुअली हमको यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लेना चाहिए था, क्योंकि रेणुकाजी बांध परियोजना का ये जो भी था वो खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो सुकेती फॉसिल पार्क जो है सिरमौर जिले में स्थित है, और ये 1972 में इसमें प्रागैतिहासिक काल के जानवरों के जीवाश्म यानी अवशेष मिले हैं। और महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है से सम्मानित पर्यावरण संरक्षक किंकरी देवी, जो कि 1925 से 1907 तक ये मतलब 1925 में इनका जन्म हुआ था, 1907 में इनकी मृत्यु हो गई। ये जो है जिला के संगहाड़ तहसील से ये संबंधित थी। तो किंकरी देवी जी के बारे में प्रश्न पहले आ चुका है, क्वेश्चन पेपर में 2-3 बार मैंने देखा है, पूछा जा चुका है। इनको महारानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, और ये पर्यावरण संरक्षक थी एक। तो इन्होंने जो था जो अवैध खनन जो किया जाता था नदियों नालों में, उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, और ये पहले हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ी, और इन्होंने मतलब अवैध खनन जो था सिरमौर में इस जहाँ से संबंधित थी उस क्षेत्र में बंद करवाया था। और ये अनपढ़ थी बिल्कुल, मतलब ये बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और अवैध खनन के खिलाफ यानी पर्यावरण संरक्षण के लिए इन्होंने काम किया। आगे देखते हैं। सिरमौर के राजा अमर प्रकाश की मृत्यु 1933 में वियना में हुई थी, ऊपर भी हमने डिस्कस किया है ये। 1878 में सिरमौर भूमि आंदोलन पहले भूमि बंदोबस्त के समय हुआ था। जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था उसके समय ही सिरमौर भूमि आंदोलन 1878 में हुआ था। 12 अक्टूबर 1930 को पंजाब तथा पहाड़ी रियासत प्रजामंडल का प्रथम सम्मेलन जो था लुधियाना में हुआ था। सिरमौर एसोसिएशन नाम से प्रजामंडल हिमाचल प्रदेश का प्रथम प्रजामंडल था। इसके संस्थापक जो थे राजेंद्र दत्त थे। तो प्रदेश का पहला प्रजामंडल जो था वो सिरमौर में ही था, और पहले सिरमौर एसोसिएशन से एक नाम से संगठन बना था। 1934 में सिरमौर में कुछ अन्य लोगों ने सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की। अगर मैं ठीक हूं तो यह 1934 नहीं 37 होगा, एक बार आप चेक कर लीजिए, मुझे 37 ही याद आ रहा है। कुछ अन्य लोगों ने सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना की, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र सिंह, नगिंदर सिंह, रामनाथ वात्मा राम संस्थापक सदस्य बने थे। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार का जन्म तहसील पछाद में बागथन के चनहालग गांव में ये हुआ था। 1930 से 37 तक वाईएस परमार जो थे सब जज रहे थे। 1937 से 41 तक ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश रहे, यानी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे ये। और राजा राजेंद्र प्रकाश के साथ इनके मतभेद के चलते इन्होंने इस्तीफा दे दिया था 1941 में। तो इसका कारण ये था कि जो इन्होंने सिरमौर प्रजामंडल में जो लोग थे उनके विरुद्ध जो था राजा ने गलत मतलब उनको सजा दिलवाने के लिए उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए थे, और वो चाहते थे कि प्रजामंडल के लोग जो विद्रोह कर रहे हैं उनको ये
YS परमार जो थे न्यायाधीश, ये सज़ा सुनाएं, लेकिन ऐसा इन्होंने किया नहीं, क्योंकि ये जज थे तो इनको लगा कि ये एक चाल है राजा की तरफ से, तो इन्होंने बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मतभेद हुआ और इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सिरमौर के क्रांतिकारी चौधरी शेरजंग को अहमदगढ़ ट्रेन डकैती में 1930 में 10 वर्षों के कड़े कारावास की सजा सुनाकर जो था मुल्तान भेज दिया गया था। आगे देखते हैं, सांडो का प्रजनन केंद्र सिरमौर के बागथन में है और इसके अलावा ये मंडी के कमांद में स्थित है। और नेक्स्ट जो है, प्रदेश का पहला IAM आपको पता है सिरमौर के धौला कुआं में ये बन रहा है। 2015 में एक्चुअली IAM की घोषणा हो गई है और उसका जो है जो अभी परमानेंट नहीं बोल सकते आप, टेम्परेरी कैंपस जो है वो कहीं और स्थित है, लेकिन जो इसका परमानेंट कैंपस बनेगा वो आपका धौला कुआं में ये तैयार हो रहा है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।